बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमद अली। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा फिज़िकल ऑप्टिक्स। ये चैप्टर नंबर 9 है, फर्स्ट ईयर कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो जो आगे लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं उसको उसकी ज़रूरत क्या होगी वो बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, सो लेट्स कम टू द टॉपिक की तरफ हम आते हैं। ठीक है, नाउ नेचर एंड प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स कहते हैं लाइट को, हम कहते हैं फिजिकल का मतलब है कि द फिजिक्स ऑफ लाइट। लाइट क्या है, उसका नेचर क्या है, ये किस तरह एक जगह से दूसरी जगह करते प्रोपिगेट करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे हम पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज एन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द प्रॉपर्टीज इन नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स फिजिकल ऑप्टिक्स और फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट क्या है, लाइट को डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन वगैरह वगैरह, इंटरफेरेंस, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी ये क्या करता है, ये होल्ड करता है। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है कि, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो हमारे इस कोर्स का मेन जो थीम है वो है कि लाइट का नेचर क्या है। ये पार्टिकल नेचर का है, ये वेव नेचर में है, ये मटेरियल है, ये नॉन मटेरियल है, ये क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज डिटेल डिस्कशन करेंगे कि लाइट क्या है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद वेरी हाई स्पीड। लाइट क्या है? लाइट एनर्जी है। ठीक है, ये इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर बंदे को सर्दी लगी हुई है और वो कुछ काम नहीं कर सकता तो वो धूप में बैठ जाता है ताकि उस पर लाइट लगे, और लाइट जो एनर्जी है उसका जिस्म क्या करे, वो एब्जॉर्ब करे। ठीक है, और उसकी जिस्म में जो लाइट की एनर्जी है वो आ जाए तो फिर वो काम करने की उसमें क्या आ जाती है, सलाहियत आ जाती है। अब जो बंदा जो पहले काम करने के काबिल नहीं था ठंडक की वजह से, या उसमें एनर्जी नहीं थी, तो अब क्या हुआ कि लाइट की वजह से अब उसमें काम करने की जो सलाहियत है जिसको हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ द एनर्जी, तो फिर वो उसके जिस्म में आ जाती है और बंदे के हाथ वगैरह और जिस्म वो काम करने के वो काबिल हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ये प्रोपिगेट करती है, सूरज से ज़मीन तक आती है। ठीक है, स्टार से ज़मीन तक आती है। ठीक है, बल्ब होता है उससे आती है, वगैरह वगैरह। तो याद रखिए कि लाइट क्या है, ये एनर्जी है। ठीक है, और इसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और आज का जो सोलर एनर्जी का फैशन है, हम इस लाइट की जो एनर्जी है इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसको फिर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल जिसको हम कहते हैं, सोलर सेल जो हम जिसको हम कहते हैं, जो सेकेंड ईयर का कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, फिर हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो याद रखिए कि लाइट क्या है, जो एनर्जी है इसको हम मुख्तलिफ एनर्जीज में हम क्या कर सकते हैं, वो कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह। ठीक है, अब नेचर ऑफ लाइट। अब जो 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 मैंने बात की कि लाइट जो है ये एनर्जी है, वगैरह वगैरह, ये प्रोपेगेट करती है। तो लाइट का नेचर क्या है, लाइट कौन सा नेचर है? तो लाइट के नेचर के बारे में हमारे पास दो थ्योरीज है, जो मेजर थ्योरीज है। देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। वन वाज द कार्पस्कुलर थ्योरी। एक थ्योरी जो था वो जो मतलब वो गिवन था लाइट के नेचर के बारे में, उसको हम कहते हैं कार्पस्कुलर थ्योरी, गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, light is regarded as a stream of very small massless particle emitted from source of light and traveling in a straight lines. ठीक है, लाइट क्या है? लाइट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, जो न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी कार्पस्कुलर, वो कह रहा था कि जो लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल्स है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है। स्ट्रीम कहते हैं तूफान को, सैलाब को कहते हैं। जो क्या हो रहा है, जो सूरज है, जो सोर्स है जो लाइट का, ख्वाह सूरज हो, ख्वाह बल्ब हो, वगैरह जितने भी हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है,
जो वहाँ से क्या होते हैं, वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं और हमारी तरफ क्या करते हैं, वो सीधे लाइंस में क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस पार्टिकल्स को, एक एक पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया कार्पसल्स, और इस थ्योरी को उन्होंने कहा कार्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, बट दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन न्यूटन रिंग्स। ये जो थ्योरी थी, ये न्यूटन रिंग्स और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हम बाद में पढ़ेंगे, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। जो एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना था, एक्सपेरिमेंटल हम डायफ्रैक्शन कर सकते हैं, न्यूटन रिंग्स बना सकते हैं, उन्होंने खुद बनाए थे, न्यूटन ने जो रिंग्स बनाए थे, तो उसकी जो थ्योरी थी वो उन रिंग्स को, वो उस डायफ्रैक्शन फिनोमेना को, बल्कि बहुत से फिनोमेनास को वो इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, जो बिल्कुल उस पर नाकाम थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक थ्योरी दी थी और एक आइडिया दिया था कि जो लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, उसका एक सैलाब है, एक तूफान है, जो हमारी तरफ वो क्या करती है, वो बढ़ती है और एक जगह से दूसरी जगह वो पूरी हाई स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइंस में वो हरकत करती है। ठीक है, और उन्होंने उस लाइट को, उन्होंने पार्टिकल को क्या नाम दिया था, कार्पसल। इसके अलावा एक और थ्योरी थी जिसको कहते हैं हाइगन्स थ्योरी। अनदर थ्योरी वाज वेव थ्योरी। ठीक है, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था डच फिजिसिस्ट क्रिस्टन हाइगन्स। ठीक है, ये डच साइंटिस्ट था हाइगन्स। उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि जो लाइट है ये क्या है, ये वेव्स की शक्ल में है, लहरों की शक्ल में है। ठीक है, जो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करती है। ठीक है, हाइगन्स गिव्स द कांसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट एंड हाउ इट जनरेट इन अदर वेव फ्रंट एंड ट्रेवल्स। ठीक है, उन्होंने एक कांसेप्ट दिया था, वेव फ्रंट का एक कांसेप्ट दिया था हाइगन्स ने। ठीक है, कि जो लाइट है ये वेव फ्रंट्स पर मुश्तमिल है, और फिर एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट्स, और फिर इस तरह किस तरह ट्रेवल करते हैं, जो डिस्टेंस कवर करते हैं, वो उन्होंने डिफाइन किया था और मतलब उन्होंने वो दिया था। ठीक है, उसका एक बाकायदा प्रिंसिपल जिसको हम हाइगन्स प्रिंसिपल कहते हैं, नीचे हम पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये प्रिंसिपल क्या है और किस तरह ये एक्सप्लेन करता है उस चीज को। ठीक है, अब ये तो उन्होंने एक बात बताई कि वेव्स है। This theory was successfully revised by Thomas Young by producing interference fringes. This theory also successfully explained Newton's and diffraction of light. थॉमस यंग से पहले इस थ्योरी पर बहुत से एतराज़ात थे। थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट्स और मतलब डायफ्रैक्शन और इतना ये तमाम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है वो जो बाद में हुए थे, ये भी एक्सपेरिमेंट बाद में हुए थे। इससे पहले जब ये थॉमस यंग ने जो एक्सपेरिमेंट की थी, उससे पहले इस पर बहुत से एतराज़ात थे। दो मेन चीज़ें जो मतलब वो थी कि सबसे पहले कि हाइगन्स को बताया गया कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो लाइट है वो वेव्स है। ठीक है, तो पहले आप हमें ये क्या बताएं कि जो सूरज से जो लाइट है वो ज़मीन तक किस तरह पहुंचती है। याद रखें कि उस वक्त जो मैक्सवेल के जो इक्वेशंस थे और उन्हें जो थ्योरी थी और जो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट दिया, वो कंसेप्ट वो नहीं दिया गया था। उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट कोई वगैरह नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, ये उससे बहुत सालों पहले की वो कहानी है, वो बातें हैं। ठीक है, तो उस पर एतराज़ था कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो लाइट है वो सूरज से ज़मीन तक आती है, वो वेव्स की शक्ल में आती है। तो उस वक्त चूंकि मैकेनिकल वेव्स थे और मैकेनिकल वेव्स के लिए हमें क्या चाहिए था, मीडियम चाहिए था। तो उससे पूछा गया कि कौन सा ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू ये वेव्स सूरज से ज़मीन तक स्पेस में वो कवर करते हैं, वो आते हैं। उन्होंने एक ख्याली मीडियम का नाम दिया, उसको उन्होंने नाम दिया कि एक मीडियम है जो खलाई मीडियम है, मतलब ये ख्याली मीडियम है, और उन्होंने उसको नाम दिया ईथर। एक उन्होंने अपने आप से बस एक कहानी बनाई कि एक मीडियम के मतलब मीडियम है जो सूरज और ज़मीन के दरमियान वाक़या है, और जो क्या करता है वो उसके थ्रू ये वेव्स वो हरकत करते हैं, और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। ठीक है, उन्होंने अपने इस कंसेप्ट थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए ईथर का कंसेप्ट दिया कि ईथर के थ्रू ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने लोगों को क्या कर दिया, उन्होंने वो मुतमईन नहीं किया, और लोग जो थे, जो साइंस कम्युनिटी थी, वो उसकी और फिर उससे ये भी बताया कि भाई आप ठीक है, अगर हम ये मान ले कि जो वेव्स है, ये हमारे पास लाइट जो है वेव्स है, तो आप हमें इंटरफेरेंस फिनोमेना देकर बताएं, आप हमें डायफ्रैक्शन वगैरह वगैरह तमाम फिनोमेना बताएं। लेकिन वो न कर सका उन्होंने, क्योंकि उसके लिए कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए थे, जो हम बाद में पढ़ेंगे कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है,
तो लाइट में को दो बल्ब अगर हम ले और इसके साथ एक तार के साथ हम उसको कनेक्ट कर दें तो वो क्या हो गया, वो उससे जो लाइट इमिट होगा उसको एक बटन से हम बना लें तो वो टू सोर्सेज नहीं हो सकते, तो उसमें भी नाकाम था। ठीक है, वो तो याद रखिए। और दूसरी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि उसका मुकाबला जो था हाइगन्स की थ्योरी का जो मुकाबला था वो न्यूटन्स की थ्योरी के साथ था। न्यूटन चूंकि अपने ज़माने के एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और उसके नाम पर बहुत बड़ा फिजिक्स था, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन की थी, तो लोग उसको मान रहे थे कि चूंकि बड़ा साइंटिस्ट है तो लाजिमी बात होगी कि उसका जो बात है उसमें वजन भी वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए हाइगन्स थ्योरी को अक्सर लोगों उन्होंने वो क्या किया था, वो मानने से इनकार किया था। ठीक है, खैर हम फिर बाद में पढ़ेंगे कि वो थ्योरी फिर किस तरह वेरीफाई हुई और उसकी कहानी फिर मैं आपको बाद में फिर बताऊंगा। ठीक है, अब पहले आते हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल है क्या और ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है। ठीक है, द डच फिजिसिस्ट क्रिस्टियन हाइगन्स हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ वेव पल्स नोन एज वेव फ्रंट्स। डच फिजिसिस्ट था, ठीक है, जिसका नाम क्रिस्टियन हाइगन्स था। उन्होंने पल्स इसका नाम दिया वेव फ्रंट्स, जिसको उन्होंने कहा कि जो लाइट वेव फ्रंट्स की शक्ल में आता है। मैं आपको इसका बाद में फिर फिक्र बताऊंगा। His principle define wave front, how secondary wave can be produced by a primary wave front, and what will be the new location of the wave front from the source. ये तीन चीजें हमें बताता है, ये तीन चीजें हमें बताता है। और वेव फ्रंट क्या है, उन्होंने वेव फ्रंट को डिफाइन किया। दूसरी जो चीज है उन्होंने बताया कि एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट किस तरह पैदा होती है। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ है वो बता रहा है कि कुछ टाइम के बाद उस नया जो वेव फ्रंट बनेगा वो सोर्स से कितना दूर होगा, कितने फासले पर होगा। ठीक है, तो ये आपने उन्होंने क्या किया था, वो गिवन दिया था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वेव फ्रंट क्या है। व्हाट इज द वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज अ सेट और लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोकस है, एक लाइन है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, जो क्या होता है, जो मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उसका जो फेज ऑफ वाइब्रेशन होगा वो सेम होगा। सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है कि एक उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी, वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास जो ये तमाम पॉइंट्स होंगे, लोकस में सेट ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो क्या होंगे, उसका फेज ऑफ वाइब्रेशन वो सेम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें वो सेम होगी और क्या करेगी, वो वाइब्रेशन करेगी। ठीक है, तो अच्छा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये वेव फ्रंट की एक पिक्चर है जो मैं आपको बताना चाहने वाला था। ये हमारे पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये हमारे पास एक लाइन है, चाहिए कि लाइन है और इसमें एक ये पॉइंट है, इस तरह ये पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये है, तो इसको ये हमारे पास इस तरह ये है, हमारे पास एक लोकस है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये है, ये है, ये है, इस तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स है, उसके जो सेट्स हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। और अगर आप पानी में अगर पत्थर फेंकेंगे, ठीक है, और या उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसमें पानी का एक तालाब है, उसमें आप वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा, उसमें हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट्स पैदा होंगे और वो वेव फ्रंट्स क्या करते हैं, वो आगे मतलब मूव करते हैं और इस तरह हमारे पास, तो आप वेव फ्रंट्स को पानी में जो वेव्स आप प्रोड्यूस करते हैं उसमें आप आसानी के साथ उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास उसमें हम वेव्स में हम वाटर वेव में हम इसको इजीली देख सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है हाइगन्स प्रिंसिपल का, कि एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट पर क्या किस तरह बनता है। ठीक है, तो उसकी जानिब हम आते हैं। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास वेव फ्रंट है, इस पे मुख्तलिफ पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है, दूसरा इस तरह ये पॉइंट है, तीसरा हमारे पास ये पॉइंट है, चौथा इस तरह ये है। तो याद रखिए कि हाइगन्स कहता है कि हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास हर पॉइंट जो होता है वो वेव फ्रंट का, तो वो एज ए सोर्स काम करता है। यानी ये एक अब एक सोर्स है और इस तरह ये एक सोर्स है, तीसरा ये सोर्स है, चौथा ये सोर्स है, और ये सोर्स क्या करता है, एक छोटा सा वेवलेट बनाता है।
वेवलेट का मतलब है कि छोटा सा वेव फ्रंट। जिस तरह बुकलेट एक है, बुक मतलब बड़ा किताब, एक है बुकलेट छोटा किताब। तो वेवलेट मतलब ये है कि छोटा सा क्या है हमारे पास, ये एक वेव फ्रंट्स बनाते छोटे छोटे। इस तरह ये एक है, इस तरह तीसरा ये है। तो इससे यहाँ पर ये वेवलेट पैदा होता है, ये इसके लिए एक सोर्स है, ये इसके लिए जो है ये सोर्स है, इसके लिए ये सोर्स है, उस तरह। तो याद रखिए कि हर पॉइंट जो है वेव फ्रंट में इट एक्ट एज अ सोर्स फॉर ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। इसको हम कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। और इसमें जो छोटे छोटे वेवलेट्स बनते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हाइगन्स कहता है कि वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो सेम फेज में होते हैं, जिसका सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन होता है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और ये तमाम चीज़ उसकी क्या होती है, वो सेम होती है। वो क्या करती है कि एक एक पॉइंट छोटा छोटा वेवलेट बनाता है, छोटा छोटा वेव फ्रंट छोटे छोटे वेव फ्रंट बनाते हैं। और वो क्या होता है, उसका जो फासला होता है फिर आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, द न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट लाइन टू ऑल द वेवलेट्स। अब हमने क्या किया, जो नया वेव फ्रंट बनेगा वो हमने किस तरह बनाना है कि हम एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो इस वेवलेट के लिए, इस वेवलेट के लिए, इस वेवलेट के लिए, हर वेवलेट के लिए क्या हो, एक टेंजेंट हो। टेंजेंट लाइन आप जानते हैं, टेंजेंट लाइन वो लाइन होता है जो किसी सर्कल को, सर्कुलर पाथ को, जो किसी आर्क को, ठीक है, वो एक पॉइंट पर टच करता है। तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। Tangent line is a line which touch a circle or circular path, a semicircular path on a single point. जो एक सर्कल या सेमी सर्कल को क्या करता है, हाफ सर्कल को क्या करता है, एक पॉइंट पर वो टच करता है। तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं, वो हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो अब हमने एक लाइन ड्रा किया, ये एक लाइन है जो डॉटेड डैश लाइन है, आप देख सकते हैं। तो ये लाइन क्या करता है, इसको भी एक पॉइंट पर टच करता है, इसको भी टच करता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ये जो लाइन है ये तमाम वेवलेट्स के लिए क्या है, ये एक टेंजेंट लाइन है। ठीक है, तब तो हमारे पास ये जो कंबाइन होता है, ये जो लाइन आता है, ये लाइन हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट को बताता है। ये हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या हो जाता है, वो बन जाता है। और इस तरह फिर ये हम यहाँ पर एक पॉइंट होगा, इस तरह यहाँ पर, इस तरह यहाँ पर, इस तरह यहाँ पर, फिर वो मजीद वेवलेट्स बनाते हैं उस तरह। तो हाइगन्स ने क्या किया, हाइगन्स ने वेव फ्रंट को डिफाइन किया। वेव फ्रंट से फिर उन्होंने बताया कि किस तरह सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता है, उन्होंने उसको बनाकर बताया। और एक ग्राफिकल उन्होंने उसका एक इमेज भी हमें दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट आ गई, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अब जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई कि ये सेकेंडरी वेव फ्रंट कहां पर बनेगा, इसका लोकेशन कहां पर होगा, उन्होंने ये भी यहां तक बताया। ठीक है, इफ v इज द स्पीड ऑफ वेव फ्रंट देन द रेडियस ऑफ द न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t विल बी s इज इक्वल टू vt। या हमारे पास ये फॉर एग्जांपल यहां से हमने लिया ये पॉइंट हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास है, क्या है, ये हमारे पास इसका रेडियस है इसका। तो इसका क्या होगा, तो s इज इक्वल टू vt। ठीक है, अगर v उसका फासला है और t हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 मिनट के बाद या 10 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद या 4 सेकंड के बाद, मतलब ये नया वेव फ्रंट जो बनता है वो कहां पर बनेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि s इक्वल टू vt का जो सिंपल फार्मूला उन्होंने इस्तेमाल किया। v हमारे पास स्पीड ऑफ वेव फ्रंट है। ठीक है, अगर वाटर वेव है तो उसका अपना एक स्पीड होगा। अब यहाँ पर चूंकि हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं, इन केस ऑफ लाइट v इज इक्वल टू c, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम जो v इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो c हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगी s इज इक्वल टू ct हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ct। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये टोटल फासला, ठीक है, ये फासला, ये हमारे पास क्या होगा, s इज इक्वल टू ct। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर 1 सेकंड है तो हमारे पास s इज इक्वल टू c आ जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड में मल्टीप्लाई बाय, और इस तरह अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो फासला आ जाएगा। 1 सेकंड में ये 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड मीटर का फासला तय करेंगे। अगर 2 सेकंड है तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 6 × 10 पावर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उस सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो सेंटर से उसका लोकेशन है, जिसको हम रेडियस भी कहते हैं, वो हमारे पास वो हासिल होगा। तो ये हमारे पास क्या था, हाइगन्स प्रिंसिपल था, हाइगन्स थ्योरी थी जो उन्होंने वेव फ्रंट्स और उसके बारे में बताई थी। ठीक है, फिर बाद में
जब यंग्स ने और उन तमाम ने यंग्स ने और इवन न्यूटन रिंग्स पे जब उन्होंने उस थ्योरी को अप्लाई किया, ठीक है, और तो वो उन्होंने उस फ्रंट का जो थ्योरी थी, हाइगन्स की जो थ्योरी है, उससे उन्होंने क्या जनरेट किए, उन्होंने इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो मुमकिन नहीं था उन्होंने वो बताया कि किस तरह हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उन्होंने उससे डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया, उससे फिर उन्होंने न्यूटन रिंग्स को भी एक्सप्लेन किए, तमाम चीज़ें उन्हीं के हाइगन्स की थ्योरी से उन्होंने फिर एक्सप्लेन किए। तो फिर ये तमाम एक्सप्लेनेशन के बाद, काफ़ी अर्सा लगने के बाद, तमाम प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के बाद, फिर हाइगन्स जो थ्योरी है वो क्या हुई, वो अप्रूव हुई, ठीक है, कि लाइट जो है वो क्या है, वो वेव फॉर्म में है, वो फ्रंट्स फॉर्म में है, ठीक है, और फिर उन्होंने उसको क्या कर दिया, वो एक्सप्लेन कर दिया इजीली, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को आप दूसरों अपने मतलब दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।